मास और रेडियस दोनों का सेम है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। स्टैंडर्ड एक्सिस मतलब वही जो उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती। एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? मतलब एक दिए गए समय में कौन ज्यादा यहाँ पर एंगुलर स्पीड अक्वायर कर लेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो इनके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लें क्या है। जैसे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो है तो क्या होगा, mr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हॉलो सिलेंडर के लिए mr स्क्वायर उसकी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट। और जो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और स्फीयर कैसा दिया गया है, सॉलिड। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स एक तरह से 0.4 mr स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को दोनों के पता है। अब उसने कहा है दोनों यहां पर घूम रहे हैं अपनी स्टैंडर्ड जो उनकी एक्सिस है उसके अबाउट। विच ऑफ द टू विल एक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड। लेकिन एक चीज उसने क्या दिया है, टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एंगुलर स्पीड देखने जा रहे हैं और टॉर्क उसने इक्वल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो जैसे सबसे पहले हम देखें कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। हम यहां पर अल्फा को लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी दिया गया टाइम हो गया, मतलब जो इंटरवल दिया गया, और जो डेल्टा ओमेगा है उतने इंटरवल में कितनी वो एंगुलर स्पीड अक्वायर कर लेगा, वो डेल्टा ओमेगा हो गया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये जो पूरा टर्म है ये तो दोनों के लिए सेम हो गया ना, क्योंकि उसने कहा टॉर्क इक्वल है और गिवन टाइम, जो भी टाइम होगा मतलब दोनों के लिए सेम टाइम लिया जाएगा, और उस सेम टाइम में अगर दोनों पर इक्वल टॉर्क अप्लाई किया जाए तो कौन ज्यादा एंगुलर स्पीड अक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों के लिए सेम। सेम मतलब एक तरह से हो गया कांस्टेंट। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बताओ कौन सा ज्यादा स्पीड अक्वायर करेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किसका है, स्फीयर का, क्योंकि वो 0.4 है वो 1 है। ठीक है, तो 1 ज्यादा है 0.4 कम है, बाकी m और r दोनों का सेम है। क्वेश्चन दे दिया मास एंड रेडियस, तो इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट एज I sphere is less than I cylinder, so it implies that delta omega sphere is greater than delta omega cylinder। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आएगा स्फीयर। नोट कर लिया। नेक्स्ट ट्राई करेंगे 35। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसमें जैसे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जैसे रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया गया है एंगुलर स्पीड, तो वैसे ही आपको रिवोल्यूशन पर मिनट में ही आपको आंसर बताना है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको पता ही है कि रिवोल्यूशन को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पर मिनट को पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले से बता दी गई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2/5 times the initial value? मतलब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/5 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का। ठीक है, तो उसने आपसे यहां पर पूछा क्या है, कहा क्या है यहाँ पर, अज्यूम दैट द टर्नटेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन। तो आपको यहां पर बताना है हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड। मतलब अगर वो अपने हैंड फोल्ड कर ले और अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर ले तो आपको बताना है उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी। रिवोल्यूशन पर मिनट में ही आपको बताना है, क्या होगा 100। निकालो निकालो और लोग भी। जैसे ये एग्जाम्पल आपको हमने दिया था कहां पर,
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जहां पर कराया गया था वहां पर, ठीक है, कि आप अपने हाथ को फैला दें या फोल्ड कर दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पर आपको बताया गया था कि ऐसा करने पर एंगुलर मोमेंटम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एज टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट मींस L इज इक्वल टू कांस्टेंट या कंजर्व, या फिर हम लिख सकते हैं I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हो जाएगा I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। अब आप यहां पर I2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2/5 टाइम्स इनिशियल वैल्यू का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/5 I1, और ओमेगा 2 आपको निकालना है। I1 ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया गया, हालांकि वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, हमें पता ही ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो वो तो जैसा ऑप्शन में दिया गया होगा, हम लोग पहले कई बार यूज कर चुके हैं। तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू देखो, I1 हो जाएगा कैंसिल, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 100 रिवोल्यूशन पर। हमेशा ध्यान रखना, जैसे उसने देखो लिखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, हम अलग से कहीं से नहीं दे रहे हैं, लिखा है उसने एंगुलर स्पीड, लेकिन उसने जो यूनिट है वो रिवोल्यूशन पर मिनट दी, मतलब एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकेंड, जबकि एंगुलर स्पीड कहीं भी हम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड में, जैसे जब इक्वेशंस यूज करते हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, तो हम लोग बस ध्यान रखेंगे कभी भी कहां पर कैसे हमें यूज करना है या कैसे हमें आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने पहले बता दिया कि रिवोल्यूशन पर मिनट में निकालना, तो आपने इधर ओमेगा जो रखा है वही ओमेगा की यूनिट इधर आपको मिल जाएगी। बाकी इसी को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो क्या करोगे, 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। नोट कर लिया। 36 नंबर, टू मेंटेन अ रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकेंड एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट a torque of 180 न्यूटन मीटर, what is the power required by the engine। ये तो बिल्कुल आसान है, क्या आएगा 36 इंटू 10⁻3, मतलब 36 किलोवाट आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है ना, एंगुलर स्पीड दी गई है और आपको टॉर्क दिया गया और पावर पूछा गया, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे अगर कभी भी आपको फॉर्मूला भूल जाए तो आप लीनियर वाला याद करो, वहां पर P इज इक्वल टू एफ इंटू वी होता है ना, तो आपको क्या बताया गया था, F को रिप्लेस करेंगे टॉर्क से और वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पर क्या है 180 और ओमेगा की वैल्यू क्या है 200, तो ये 36 इंटू 10⁻³ वॉट हो जाएगा, या हम 36 किलो वॉट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, 37 नंबर। ये जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं इनको ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसी में अपना वो ऑप्शंस वगैरह बनाकर दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ द सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। देखो उसने क्या कहा, सॉलिड स्फीयर एक तो, ठीक है, और वो दो अलग अलग टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन पर वो यहाँ पर रोल कर रहा है, ठीक है, रोल कर रहा है यहाँ पर, बट डिफरेंट एंगल, लेकिन जो एंगल है हाइट तो सेम है, यानी कि h की वैल्यू सेम है, लेकिन जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस, मतलब ये सेम स्पीड से हर एक केस में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये बताना है आपको। विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर, इफ सो विच वन एंड व्हाई, ठीक है, ये आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले वाला बताओ कि ये जो पूछा गया है, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस, यस या नो, यस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो पहले का आंसर है वो यस होगा, और रीजन क्या, एज, मतलब रीजन नहीं कह सकते उसको, यहां पर एज हम कह सकते हैं, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस I/mr², ठीक है, ये था। तो अगर आप यहां पर देखो तो सॉलिड स्फीयर, एक ही सॉलिड स्फीयर है ना सेम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा,
एम में कोई चेंज होना नहीं, भाई आप एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर ही तो ले गए, सिर्फ थीटा ही तो चेंज करें, डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर हैं, मतलब सिर्फ आपको थीटा चेंज करना, बाकी स्फीयर वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, मास वही रहेगा, रेडियस वही रहेगी। एच उसने कह दिया ना सेम हाइट है, तो सारी चीजें तो सेम है, तो जब सब कुछ सेम है तो फिर सेम स्पीड से वो पहुंचेंगे आकर, समझ गए ना कि इसमें अगर स्पीड देखा जाए तो सेम स्पीड रहेगी, क्योंकि एच आई एम आर सारी चीजें सेम है। तो ये तो आंसर हो गया। यस, यस की स्पेलिंग देख लो जरा। सेकेंड, will it take longer to roll down one plane than the other? ठीक है, यहां पर एक पर वो ज्यादा टाइम लेगा और एक पर कम, क्या ऐसा होगा? यस या नो? ये भी यहां पर रहेगा यस। और इसके लिए जो फॉर्मूला था टाइम का वो क्या था? 1/sin थीटा रूट क्या था? 2h डिवाइडेड बाई g, और यही वाला टर्म 1 + I/mr स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखो यहां पर, तो ये वाला जो टर्म है ये तो सेम रहेगा, इतने टर्म में अगर आप देखो तो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो आई चेंज हो रहा, ना एम चेंज हो रहा, आर एच कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यहां पर अगर आप टाइम देखें तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो अगर थीटा चेंज हो जाएगा तो फिर यहां पर साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और साइन थीटा चेंज हो गया तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी यस रहेगा। अब उसने आगे यहां पर कहा है तीसरे पार्ट में, जो तीसरा पार्ट है, इफ सो विच वन एंड वाई, ये उसने पूछा है, मतलब किस पर वो जल्दी पहुंचेगा या ज्यादा समय लेगा। इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन, मतलब किस पर वो ज्यादा समय लेगा, जिसका एंगल कम होगा या जिसका एंगल ज्यादा होगा? कम वाले पर, क्योंकि जिसका एंगल कम होगा उसका साइन थीटा कम होगा, और साइन थीटा कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये तो यहां पर हो गया कि किस पर रहेगा, जिसका एंगल कम होगा उस पर ज्यादा समय लेगा। एंड वाई, रीजन इसका क्या है, क्यों क्यों ऐसा होगा कि जिस पर यहां पर एंगल कम है उस पर वो ज्यादा समय ले रहा है। तो अगर वो क्यों पूछ रहा है तो क्यों का मतलब ये नहीं लिख दें क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है इसलिए ऐसा ले, यही होता है रीजन। जब आपसे पूछे जाते हैं ना तो कई बार गड़बड़ हो जाता है कि हमें लगता है रीजन इसका ये होना चाहिए, जिसका कि ये भाई फार्मूला है तो इस फार्मूले के हिसाब से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये रीजन थोड़े हो सकता है, ये कारण थोड़े हो सकता है। यहाँ पर रीजन कुछ और ही होगा जिसकी वजह से ये आया है। ये तो फार्मूला हमें बता रहा है कि इसमें अगर ये चीज ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से टाइम कितना लगे, लेकिन ये कारण नहीं है। ठीक है, कारण इसका है एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर हम एक्सलेशन की बात करें तो एक्सलेशन होता है g sin थीटा अपान 1 + I/mr स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें एक्सलेशन साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रीजन। तो एक्सलेशन अगर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि थीटा कम है तो एक्सलेशन कम, थीटा ज्यादा है तो एक्सलेशन ज्यादा, और ज्यादा एक्सलेशन होने का मतलब क्या हुआ कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा एक्सलेशन मतलब जल्दी से वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ज्यादा वेलोसिटी, और ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो समय कम लगेगा, तो उसका रीजन होगा कि उसका जो एक्सलेशन है वो उसका कारण बनेगा, ना कि ये फार्मूला। ये तो सिर्फ हमें बता रहा है कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर थर्ड वाले में बोल दे रहा हूं, इट विल टेक more time, it will take more time on the plane with smaller inclination, because A is equal to g sin theta divided by 1 + I divided by mr square implies that A is proportional to sin theta। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे यहां पर फॉर्मूले से लिखवा दे तो आपको याद रहेगा कि थीटा अगर यहां पर ज्यादा है तो एक्सलेशन ज्यादा होगा, और एक्सलेशन अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा स्पीड वो एक्वायर करेगा, बहुत तेजी से स्पीड एक्वायर करेगा और समय उसको कम लगेगा वहां पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 38 नंबर। A thin horizontal circular disc is rotating about a vertical axis passing through its center
an insect is at rest at a point near the rim of the disk. The insect now move along a diameter of the disk to reach its other end. During the journey of the insect, the angular speed of the disk. AIEEE में पूछा गया था, first increases and then decreases, या remains unchanged, या continuously decrease, या continuously increase. क्वेश्चन तो समझ में आया ना कि ऐसे यहां पर दिया गया है कि ये एक डिस्क है, a thin horizontal circular disk is rotating about a vertical axis passing through its center. वर्टिकल एक्सिस ये डिस्क हो गई और यहां पर ये क्या कर रही, रोटेट कर रही. एक इंसेक्ट है यहां पर, एन इंसेक्ट इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट नियर द रिम ऑफ द डिस्क, मतलब एकदम यहां पर है, इस लोकेशन पर मान लिया कोई इंसेक्ट है, ठीक है, और यहां से चलना स्टार्ट करता है इस तरीके से. तो उसने यहां पर कहा क्या है, द इंसेक्ट नाउ मूव्स अलोंग अ डायमीटर ऑफ द डिस्क टू रीच इट्स अदर एंड. दूसरे एंड पर पहुंचने के लिए वो चलना स्टार्ट करता है. तो उसने आपसे कहा है एंगुलर स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर ये यहां चलना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, बाहर से तो कोई फोर्स या कोई टॉर्क लगाया नहीं जा रहा है, बस वो पूरा सिस्टम हो गया, उसी पर वो ऐसे चल रहा है. तो यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क हो गया जीरो. एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो हमें पता है, पीछे सब कुछ लिखवा चुके हैं इसलिए बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. आई ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर यहां पर हमें पता चलेगा एंगुलर स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो जैसे जैसे ये इंसेक्ट इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है भाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जो है वही रहेगा, उसमें इस इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ेगा. इंसेक्ट जो है जा रहा है सेंटर की तरफ, तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से कम होती जा रही ना. और इंसेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आप मानेंगे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr². तो यहां पर जैसे जैसे इंसेक्ट इसकी तरफ जाएगा इसका r कम होगा, और अगर r रिड्यूस करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. तो डिस्क का जितना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंसेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जोड़ेंगे. मतलब अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें, आई टोटल, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई एक तो डिस्क का हो जाएगा और दूसरा इंसेक्ट का हो जाएगा. ठीक है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर आई एन लिख देते हैं, इंसेक्ट का हो जाएगा. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे ये इंसेक्ट इधर जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम होगा. यानी कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर है आई, वो यहां पर क्या होगा, रिड्यूस करेगा. ठीक है, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहां पर कम होगा. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा यहां पर. ठीक है, तो इसका मतलब पहले ओमेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे ये इधर पार होकर सेंटर से दूर जाना स्टार्ट करेगा, इसकी डिस्टेंस बढ़ने लगेगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करने लगेगा. समझ गए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब दूर जाएगा, हमने क्या बताया था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी. यानी कि इस साइड में ये इंप्लाई कर रहा है कि ओमेगा जो है वो इंक्रीज करेगा, और ये यहां पर इंप्लाई कर रहा है कि ओमेगा जो है वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. नोट कर लिया ना आपने. क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो हमेशा ध्यान से पढ़ो. एक बार मैंने टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया था, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहां पर. जैसे इसमें कहा गया एन इंसेक्ट इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट नियर द रिम ऑफ द डिस्क, यहां तक सब कुछ सेम था. द इंसेक्ट नाउ मूव्स अलोंग अ डायमीटर ऑफ द डिस्क टू रीच, क्या लिखा गया है, बस ये हटा के हमने इसकी जगह लिख दिया सेंटर. बाकी क्वेश्चन में हमने कोई चेंज नहीं किया. ठीक है, बाकी सब पूरा यहां था, बस इतना चेंज करके हटा के लिख दिया गया सेंटर. और ऑप्शंस भी नहीं चेंज किए, ऑप्शन भी जैसे थे वैसे थे. तो अब आप सोचो अगर वो सेंटर तक गया, अब आपने पता लगा जैसे मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और उसने यहीं पर कुछ चेंज कर दिया, आप तो थोड़ा सा पढ़े, ऑप्शंस भी तुरंत देख लेगा, ये तो वही वही वाला है, उठा के टिक कर दिया पहला वाला आंसर या जो भी है, यहाँ पर ये वाला आपको दिखा. लेकिन अगर वो सिर्फ सेंटर तक जाएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली
इंक्रीजेस। इसका मतलब इसी में से आपको आंसर मिल जा रहा है, कौन सा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सा भी अगर आप पॉइंट वहां पर चेंज कर दें तो पूरे का क्वेश्चन का आंसर ही बदल गया। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन जब भी अगर एटिटीज भी आपको लग रहा है तो भी आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ सारी चीजें उसमें सेम है, कहीं कोई चीज बदली नहीं गई, कोई डेटा नहीं चेंज किया गया, तब आप सेम आंसर टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 39। A thin uniform rod of length L and mass m is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular speed is omega. The center of mass rises to a maximum height of. तो आप देखो उसने क्या कहा, इसकी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से, जैसे अगर आप ऐसे, अभी इसको बनाना नहीं, जैसे मान लिया ये यहाँ पर पेंडुलम वाला केस समझ कि पेंडुलम को हम इधर ले गए यहां पर, और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, फिर हमने इसको छोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी, यहां पर होगी ना, सेंटर, जब ये मीन पोजीशन पर अपनी आएगा, क्योंकि यहां से छोड़ेंगे जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहां पर मैक्सिमम होगी और फिर इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर फिर वेलोसिटी कम होगी, यानी कि मीन पोजीशन पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो अगर ये एक पेंडुलम ना होकर एक रॉड होगी तो उसमें भी तो यही अप्लाई होगा, उसमें भी तो यही कंडीशन होगी कि जब वो रॉड यहां से आप छोड़ेंगे तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। या यहां अगर आप देंगे वेलोसिटी, जैसे उसने कहा ओमेगा क्या है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है, तो इसका मतलब वो स्पीड आपने यहां पर दी होगी, ठीक है, और वो स्पीड यहां पर है, और ये ऊपर कितनी ऊपर तक जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास उसने पूछा है, ठीक है। इट्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास उसने दे दिया आपकी, और टेंशन ही उसने खत्म कर दी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरे, अगर यहां पर मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है तो आप क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ही तो लेते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, क्योंकि जब रॉड नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी वहां पर कम घट जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बन गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो हमें सेंटर ऑफ मास ही लिखना पड़ता ना कि वो कितना ऊपर गया, और उसने यही पूछा भी है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो जो रॉड है उसका कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा नहीं, जैसे रॉड ऐसे यहां पर है, तो ये रॉड अगर यहां तक गई, मान लिया इस लोकेशन तक, तो इसका ये ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा नहीं, कैसा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन ही तो होगा ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या जरूरी है, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी सबकी वही सेम वेलोसिटी रहती है, तभी वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये रोटेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट की तो कोई वेलोसिटी, तो यहां पर रोटेशनल, यानी कि हम यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास मान लें इसका यहां पर है सेंटर ऑफ मास, तो ये यहां से पहुंच गया यहां पर, ठीक है, तो ये कितना ऊपर गया है ये हमें बताना है, ये एच। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहां पर जो वेलोसिटी दी गई है वो क्या है, बस यही करना था, आप निकाल लो यहां पर, ये हो जाएगा मास, इसका आप कुछ भी अज्यूम कर लो, एम जी और एच हो गया, और ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो जल्दी से बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखें, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 3, एंड के अबाउट ये रोटेट कर रही है ना, तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। m दिया भी नहीं गया था और वो कैंसिल भी हो जाएगा, फिर यहां से h की वैल्यू आ जाएगी, l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, फोर्थ ऑप्शन।